फाइन स्टूडेंट, तो वर्ब चैप्टर क्लास नंबर 4। तो जानते हो स्टूडेंट कि वर्ब को हम लोग ब्रॉडली 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसके बारे में क्लास 2 में बात हो चुका है, करेक्ट, एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब को भी कायदे से 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम लोग कहेंगे प्योर मॉडल्स, जो खुद ही स्टैंड नहीं कर सकता है, उसको मेन वर्ब का सहारा चाहिए मीनिंग क्रिएट करने के लिए। एंड सेकेंड वन जो है इसको हम लोग कहेंगे सेमी मॉडल्स। क्या कहेंगे इसको? सेमी मॉडल्स या फिर मार्जिनल मॉडल्स, यानी कि ये नाम के लिए मॉडल्स है। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि नाम के लिए मॉडल्स है, यानी कि दे कैन प्ले द रोल ऑफ वर्ब्स। ये वर्ब का मेन वर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है, एट द सेम टाइम मॉडल्स का भी रूप प्ले कर सकता है, बट ये जो है ये हमेशा मॉडल जो है मॉडल का ही रूप प्ले करेगा। अच्छा, इसमें अभी तक क्या क्या देखे हैं स्टूडेंट हम लोग? बताओ, क्लास 3 में क्या चर्चा हुआ था? में अरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ। माइट, कैन, कुड। और हम लोग जान रहे हैं कि माइट पास्ट टेंस है मे का और कुड पास्ट टेंस है कैन का। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा पास्ट टेंस में ही यूज़ होगा। यही तो खासियत है मॉडल्स का कि भले ही माइट पास्ट टेंस हो मे का, तो उसका वो एक एप्लीकेशन है। माइट का और भी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, समझ गए ना। और माइट हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा क्या है, पोलाइट चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलरली कुड भी ऐसा ही है। अब कैन का जो पास्ट टेंस कुड है उसका एक एप्लीकेशन हुआ, कहने का मतलब कुड हम लोग कैन का पास्ट टेंस दिखा रहे तो एक एप्लीकेशन है, बट एट द सेम टाइम कुड कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑल्सो इन प्रेजेंट टेंस। सही बात है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो देखो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज भी हम लोग 4 मॉडल्स देखेंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स देखने वाले हैं। सेल, विल, सेल का पास्ट करोगे तो शुड, और विल का पास्ट करोगे तो वुड। तो आज हम लोग ये 4 चीज़ पे फोकस करेंगे। जैसे कल क्लास 3 में माइट, कैन और कुड पे फोकस किए थे, तो आज हम लोग सेल, विल, शुड और वुड पे फोकस करेंगे। समझ गए ना? हाँ, ऐसे भी भर का चैप्टर स्टूडेंट लंबा चैप्टर है, सब्र बना के रखो और उसमें ट्राई टू राइट मोर सेंटेंसेस, अधिक से अधिक सेंटेंस लिखो, तभी पकड़ होगा ये सभी चीज़ का। एक बार यदि आके हम सब पढ़ा दिए तो हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है, इसलिए बिल्ट अप स्लोली स्लोली, समझ गए ना। बट आपको हर समय सेंटेंस लिखना होगा इसके लिए। तो देखो इसमें भी तो देखो ये चीज़, जैसे कल हम लोग देखे थे तो ये चीज़ तो यहाँ पे भी रिलेवेंट है कि शुड जो है पास्ट टेंस है सेल का, और वुड क्या है, पास्ट टेंस विल का। तो सेम यहाँ पे भी बात वही होगा ना कि एक एप्लीकेशन जो होगा वुड का, वो पास्ट टेंस ऑफ विल के रूप में हो सकता है, मगर बाकी भी एप्लीकेशन होगा वुड का जो प्रेजेंट में यूज़ हो सकता है, जैसे यहाँ पे हो रहा था। एंड सेम केस फॉर योर शुड ऑल्सो, समझ गए ना। चलो, और जहाँ तक सवाल है सेमी मॉडल्स और मार्जिनल मॉडल्स का, तो क्लास 3 में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इसमें जैसे हो गया यूज टू, नीड, डेयर टू, डेयर भी बोल सकते हो, डेयर टू भी बोल सकते हो, वो सभी क्या है, मार्जिनल मॉडल्स है। जहाँ तुम आउट टू बोल रहे हो तो आउट टू आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, ठीक है। आउट टू कुछ नहीं, शुड ही है, मस्ट ही है, एक ही बात है, समझ गया। चलो, देखो स्टूडेंट, मॉडल्स
फिफ्थ वन, that is cell. अब सेल का एप्लीकेशन समझना है या फिर विल का एप्लीकेशन समझना है तो इसके लिए पर्सन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं ना, फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर, सेकंड पर्सन का मतलब लिसनर और थर्ड पर्सन का मतलब होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन जरूरी नहीं कि आदमी हो, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हमें पर्सन का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी हम लोग सेल और विल का यूज़ समझ पाएंगे ठीक से। समझ गए स्टूडेंट? देखो तो यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट पर्सन के लिए सेल जब लगता है तो ये बता रहा है फ्यूचर एक्शन, कि फ्यूचर में कुछ काम होने वाला है, फ्यूचर एक्शन है ये क्या है? फ्यूचर एक्शन है। यदि तुम लोग आने वाले समय में जब टेंस पढ़ोगे तो तुम लोग को पता चलेगा कि हम किसका बात कर रहे हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का बात कर रहे हैं। जिस बच्चे को आता है फ्यूचर सिंपल टेंस तो लिख लो यहाँ पे, हम फ्यूचर सिंपल टेंस का बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप सेल का यूज़ कर सकते हो। आप कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी सेल यूज़ कर सकते हो, बट उसके साथ आपको बी लगाना होगा। समझ गया ना? वो पढ़ोगे, कोई बात नहीं। अभी के लिए समझो कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगा रहे हैं तो बस फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए, जो भविष्य में होने वाला है कोई कार्य। मगर जब सेकंड पर्सन, देखो यहाँ पे क्या अच्छा स्टूडेंट, हाँ इसको नंबर 1 कर दो, हम एप्लीकेशन ही बता रहे हैं तुम लोग को। फर्स्ट पर्सन में यदि हम सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है। यदि हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये केवल फ्यूचर ही एक्शन नहीं दिखा रहा है, ये बहुत कुछ दिखा रहा है। ये एक्चुअली प्रॉमिस को दिखा रहा है, ये थ्रेट को भी दिखा रहा है, ये वार्निंग को दिखा रहा है। समझे? हाँ, ये डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, एग्जाम्पल लिखेंगे सब समझ में आ जाएगा तुम लोग को। एग्जाम्पल देखो, ए I shall go there tomorrow. You shall pay him on Monday. You shall pay him on Monday. He shall complete his work by tomorrow. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 3 सेंटेंस। आई क्या हो? फर्स्ट पर्सन हुआ। आई के साथ जब सेल का यूज़ हुआ है तो ये सेल का मतलब हुआ ये फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है। क्या चीज़ को दिखा रहा है? फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है कि आई शैल गो देयर, हम वहाँ पे कल जाएंगे। कहने का मतलब ये होगा आई शैल गो देयर टुमारो। जानते हो कि टुमारो मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है, देयर का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हम जानते हैं कि जो तरीका है प्लेस बाद में लगता है, करेक्ट। टाइम एमपीटी बताए होंगे कभी स्टूडेंट ना, पहले मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया आता है, उसके बाद फिर प्लेस का प्रयोग किया आता है, उसके बाद फिर टाइम का प्रयोग किया आता है। यदि एम नहीं है तो पीटी हो जाएगा। देखो प्लेस और टाइम, सही बात है ना। यदि यहाँ पे ऐसा लिखते हो कि आई शैल गो टुमारो देयर तो गलत हो जाएगा, सही बात है। तो आई शैल गो देयर टुमारो, तो ये फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, इसमें सिंपल बात है कि हम ऐसा कर रहे हैं। मगर जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल आ गया तो मीनिंग पूरा चेंज हो गया। मीनिंग क्या हो गया कि यू शैल पे हिम ऑन मंडे, यानी कि तुमको उसको पैसा देना है मंडे तक, या मंडे को देना है पैसा। इसमें कंपल्सन हो गया, इसमें प्रॉमिस हो गया।
बात समझे? तुमको पैसा देना है उसको मंडे तक, इसमें प्रॉमिस हो गया, एक तरह से कंपल्सन हो गया। ही शैल कंप्लीट हिज वर्क बाय टुमारो, यानी कि वो अपना काम कल तक खत्म कर लेगा, ये भी कंपल्सन है। हाँ, अनडाउटली इसमें ही फ्यूचर छुपा हुआ है, इसमें ही फ्यूचर छुपा हुआ, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता। इसमें ही फ्यूचर छुपा हुआ है, इसमें ही फ्यूचर छुपा हुआ है, और इसमें तो फ्यूचर है ही। ये फ्यूचर एक्शन में कोई भाव नहीं जुड़ा हुआ था, इस तरह का कोई चीज़, मगर यहाँ पे इस फ्यूचर एक्शन में कुछ भाव जुड़ा हुआ है प्रॉमिस का। हाँ, यहाँ पे देखो, ही शैल कंप्लीट हिज वर्क बाय टुमारो, मतलब ये कंपल्सन है, आपको करना है, कल तक काम कंप्लीट करना है अपना। बात समझे? देखो अंतर कितना आ गया। वही सेम शब्द जब सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ आएगा तो मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा तो खाली फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। आया समझ में? लिख लो इस चीज़ को, अरे एक दो सेंटेंस बना लो। जैसे एक और लिखते हैं, he shall work hard to achieve success. To achieve success. He shall work hard to achieve success, यानी कि ये काम करेगा ताकि सक्सेस को अचीव कर सके, सक्सेस को प्राप्त कर सके। तो ये क्या है? डिटर्मिनेशन है स्टूडेंट। क्या है ये? डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन समझते हो ना? हाँ, डिटर्मिनेशन का मतलब है कुछ कर गुजरने का जज्बा। यस, हम करके दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। करेज, बहादुरी। यस, आई विल डू इट। आया समझ में ये चीज? समझ में आया ना? यानी कि सेल जब फर्स्ट पर्सन के साथ हो तो केवल फ्यूचर एक्शन दिखाया जा रहा है, बट वही सेल जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आएगा तो फ्यूचर एक्शन तो उसमें है ही है, उसमें कोई शक नहीं है। बट भाव बहुत अलग अलग तरह का आ सकता है उसमें प्रॉमिस भी आ सकता है, उसमें थ्रेड भी आ सकता है, उसमें वार्निंग भी आ सकता है, उसमें डिटर्मिनेशन भी आ सकता है, और भी बहुत सारे भाव इसमें आ सकते हैं। समझ गए ना? ये पहला एप्लीकेशन हो गया। एक दो सेंटेंस खुद भी बना लो स्टूडेंट। जैसे एक नोट करके लिख लोगे नीचे, नोट करके, सेल नट। सेल नट जो वर्ड है इसको हम लोग सैंड भी लिख सकते हैं ना, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चे लोग विल नॉट को ये लिख सकते हो, वांट लिख सकते हो शॉर्ट में, तो सेल नट को हम लोग सैंड लिख सकते हैं शॉर्ट में। समझ? जैसे देखो आई विल होता है ना, आई विल, तो आई विल को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? आइल। उसी तरह, समझ रहे हो ना, उसी तरह सेल नट को सैंड लिखा जा सकता है। अब ये देखना, ये जब कोई भी सेंटेंस में सेल नट आ रहा है तो इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्शन को दिखा रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। रिस्ट्रिक्शन समझते हो? निषेध, प्रोहिबिशन, ये प्रोहिबिशन को बताता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देखो, हाँ, यू शैल नॉट मीट हिम। Nobody shall write on the table. यहाँ पे देखो, चूंकि हम लोग सेल का चर्चा करें तो सेल नट का भी चर्चा कर ही सकते हैं, एक ही बात हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सेल नट को हम सैंड लिख सकते हैं, SHANT, सैंड लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन, यानी कि रुकावट, यानी कि लिमिट, कि आप ये नहीं कर सकते हो। समझ गए? लिखना नहीं है, अभी सुनना है अच्छे से।
एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यू शैल नॉट मीट हिम, यानी कि तुम उसे नहीं मिल सकते हो। रिस्ट्रिक्शन हुआ ना, तुम नहीं मिल सकते हो। यहाँ पे देखो, नो बॉडी शैल राइट ऑन द टेबल, कोई भी आदमी टेबल पर नहीं लिख सकता है। कई बच्चे लोग आदत होता है ना कि चेयर पे कुछ से कुछ लिखने का, टेबल पर, वो नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन है। तो तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर शैल के बाद यहाँ तो नॉट है ही नहीं, इसमें है ना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों को मिक्स कर दोगे तो नेगेटिव। अब यहाँ नो बॉडी लिखोगे, यहाँ पे शैल नॉट लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये नो बॉडी जो है कि कोई नहीं, तो शैल का ही नॉट यहाँ पे है एक्चुअली, समझ गए। चलो इसको लिख लो, यानी कि रिस्ट्रिक्शन है, फुल रिस्ट्रिक्शन है। चलो नो बॉडी क्या है यहाँ पे, इनडेफिनिट प्रोनाउन, और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर, सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, जानते हैं इस चीज को हम लोग। एप्लीकेशन नंबर 2 देखो, यदि शैल आई के साथ आए, वो भी इंट्रोगेशन सेंटेंस में, इंट्रोगेशन में, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट विश ऑफ अदर्स। मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, ए shall I open the door? Shall I sit on the table? इसको लिख लो अच्छे से स्टूडेंट। यहां पे समझो, ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गया ना। हाँ, ये नोट करके हम लोग लिख लिए इसको साइड में। ये सेकेंड एप्लीकेशन देखो, अच्छे से समझो इसको। अब देखो, अभी समझो, अब देंगे, स्पेस देंगे लिखने के लिए। देखो, तुम लोग को ये बताया गया कि पॉजिटिव सेंटेंस हो तो आई के साथ यदि शैल आ रहा है तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो, तो फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है, यही बताए थे फर्स्ट में। मगर ये जो चीज़ है, ये चीज़ सत्य नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आई के साथ शैल आ रहा है तो भाव चेंज हो जाएगा। कैसे, क्या हो रहा है देखो, यदि शैल आई के साथ आ रहा है, जो कि नॉर्मली आना चाहिए, जो फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, बट यदि नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उस केस में इस सेंटेंस में तुमको दिखेगा कि यहाँ पे विश ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे का जो इच्छा है वो जताया जा रहा है, उसके लिए वेट किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं डोर को खोल सकता हूँ क्या? यानी कि कोई आदमी बैठा होगा वहाँ और वो आदेश देगा कि ठीक है खोल लो। तो ये जो भी आदमी आई जो करने वाला है कार्य को, वो दूसरे के हिसाब से करने वाला है, और ये संभव केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही हो सकता है। अन्यथा पॉजिटिव सेंटेंस में आई तो शैल के साथ नॉर्मली फ्यूचर एक्शन के लिए यूज़ हो ही सकता है। मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख रहे हो किस तरह भाव चेंज हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि दूसरे के विश के हिसाब से काम करेगा, आई भी, फर्स्ट पर्सन भी। सिमिलरली देखो, शैल आई सीट ऑन द टेबल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? और यदि जो भी नेक्स्ट पर्सन है वो बोल सकता है कि बैठो या नहीं बैठो, यानी कि उसके विश के हिसाब से आई काम कर रहा है। समझ गए कितना डिफरेंट चीज़ है ये उससे, एज कम्पेयर टू योर रूल नंबर 1। चलो इसको लिख लो और एक सेंटेंस तुम भी बना दो।
कंप्लीट ना नीचे? अच्छा ठीक है, सेम चीज़ स्टूडेंट, चलो इसको नहीं मिटाते, इसको देख लो, सेम ही चीज़ है। यदि सेल थर्ड पर्सन के साथ है तो मामला वही हो रहा है इंट्रोगेशन में। तो यहाँ पे भी विशेषित दिखाया जा रहा है, जैसे सेल राम वेट फॉर यू, क्या राम को तुम्हारे लिए रुकना चाहिए, और तुम डिसाइड करोगे कि राम को रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पे भी विशेष हुआ ना, तो थर्ड पर्सन के साथ भी सेम ही बिहेव हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखे थे फर्स्ट पर्सन के साथ जो बिहेव हो रहा था। समझ गए ना? हाँ चलो इसको भी लिख लो। लिख लो इसको। चलो सेल हो गया। अभी तुम सेल समझ लिए तो तुम विल समझ लोगे, बहुत ही इजी है विल भी। मिटा दे ये चीज। हाँ यस वी हैव कंप्लीटेड, जो मेन चीज है सेल का वी हैव कंप्लीटेड। सिक्स्थ वन देखो, विल देखो। हाँ विल देखो स्टूडेंट, विल नॉर्मली जो है विल सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए आता है। नॉर्मली सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए आता है। यदि विल आप लगा दिए तो यहाँ पे ये एक्चुअल में फ्यूचर एक्शन दिखाएगा, फ्यूचर एक्शन दिखाएगा। बट फर्स्ट पर्सन के साथ उसको रिवर्स कर दो, सेल को रिवर्स कर दो, विल आ जाएगा। यदि फर्स्ट पर्सन के साथ यदि विल कंबाइन है तो फ्यूचर एक्शन तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ में वो थ्रेट भी दिखा रहा है, वो प्रॉमिस भी दिखा रहा है, वो डिटर्मिनेशन भी दिखा रहा है। समझे? एंड व्हाट नॉट, प्रॉमिस, हाँ और भी बहुत सारा चीज। एग्जाम्पल समझो, क्लियर हो जाएगा। देखो अंतर समझो स्टूडेंट। ही विल गो देयर, फ्यूचर एक्शन, इसमें कोई हो जाएगा वहाँ पर। फ्यूचर एक्शन क्या है? फ्यूचर एक्शन, और इसमें कोई भाव नहीं है, बहुत नॉर्मल सेंटेंस है ये। समझे क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। ऑलवेज इट शोज फ्यूचर एक्शन, ऑलवेज इट शोज फ्यूचर एक्शन। समझ गए ना? केवल फ्यूचर एक्शन को ही रिफ्लेक्ट करेगा। मगर आई के साथ तो ऐसा नहीं है। जो हाँ कम बोले ना, सेल में जो हो रहा है ठीक उल्टा यहाँ पे हो रहा है। पर्सन खाली चेंज कर दो। आई विल पास द एग्जाम, डिटर्मिनेशन है मेरा। आई विल पे यू ऑन मंडे, डिटर्मिनेशन है मेरा, प्रॉमिस है मेरा। आई विल पास द, मैं पास करके रहूँगा एग्जाम, ये डिटर्मिनेशन है। हाँ ये अलग बात है कि ये भी फ्यूचर का एक्शन है, मैं इसमें कुछ भाव जुड़े हैं। आई विल सी यू, हम तुमको देख लेंगे। थ्रेट है ना ये? हाँ थ्रेट है, वार्निंग है, बच के रहना हमसे। बोलता है ना मूवी सब में, आई विल सी यू। हाँ जब आई विल सी यू बोला जाएगा तो चेहरा भी उस तरह होना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि बहुत पोलाइट होके बोल रहे हो तो कहेगा आई विल सी यू, तो फिर फोटो खींच के भेज देगा अगला वाला कि व्हाट्सएप पे ही देख लो हम। तो बस तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि जो सेल के साथ हो रहा था ठीक यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो यानी कि
आई के साथ विल का यूज़ किया जा सकता है, आई के साथ सेल का भी यूज़ किया जा सकता है, मीनिंग चेंज हो रहा है, रियलिटी में मीनिंग चेंज हो रहा है। यदि आई के साथ सेल यूज़ हो रहा है तो बहुत ही नॉर्मल फ्यूचर एक्शन है वो। आई के साथ यदि विल आ रहा है तो नॉर्मल एक्शन नहीं है वो, यानी कि नॉर्मल फ्यूचर एक्शन नहीं है वो तो है ही फ्यूचर का ही बात है, प्लस उसमें ये सभी भाव होंगे। समझ गए स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल, अभी इंट्रोगेशन में बताऊंगा तुम लोग को। उस केस में देखें ना हम लोग, इसमें भी होगा, इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें इन्विटेशन सब आ जाएगा। रुको अभी दिखाते हैं तुम लोग को। ये मिटा दे, सेंटेंस बना लो, सेंटेंस फटाफट बना लो, और साइड में जरूर ये लिखना, ये चीज़ लिखना। ऐसे फालतू का सेंटेंस बनाओगे तो उससे भाव नहीं निकलेगा, साइड में लिखना है। कोई बच्चा छोड़ भी रहा है क्या यहाँ से? ये सब लिखना है, ये सभी चीज़। इसी से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से अलग हो रहा है। ये जितना भी ब्रैकेट में लिखे हैं अभी या उससे पहले। चलो थ्रेड का मतलब धमकी। मिटा देना। अब यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, किस तरह चीज़ चेंज भी होता है। देखो नोट करके लिखना, जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोग किए थे वो चीज़, उसी सीक्वेंस में इसको हम लोग देख रहे हैं। देखो बच्चे लोग, विल नॉट को किस तरह लिख सकते हो? वांट लिख सकते हो ना। अब जब ये वांट चाहे फर्स्ट पर्सन के साथ हो, चाहे सेकंड पर्सन के साथ हो, चाहे ये थर्ड पर्सन के साथ हो, विल नॉट मतलब वांट, तो इसका हमेशा मीनिंग होता है कि ये रिफ्यूज़ल है, ये मना कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, आई वांट गो देयर, मतलब एक यही ना हुआ, आई विल नॉट गो देयर, इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट। हाँ, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, रिफ्यूज़ल है, मना कर दिया। तो वांट जब हो रहा है, नॉट लग रहा है, तो पूरा मना ही है। हाँ मना है, डिस्टर्ब मत करो, मना, फुल मना। वहाँ पे सेल नट लग रहा था तो रिस्ट्रिक्शन था ना, देखो जरा वहाँ पे चेक करो, बिल्कुल वही तो है। ये सबके साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देखो लिखा दिया वहाँ पे। समझ गए ना? हाँ। अब चलो इसी को एक्सटेंड करते हैं। यदि वांट किसी भी पर्सन के साथ आए, किसी भी पर्सन, और इंट्रोगेशन में आए, किस में आए? इंट्रोगेशन में आए, तो ये इनविटेशन को दिखा सकता है। किसको? इनविटेशन को। एग्जाम्पल देखो, चलो पहले लिख लो फिर समझाते हैं। बिल्कुल, जब आप विल पढ़ रहे हो तो विल नॉट पढ़ रहे हो तो उसी का चीज़ है वो, ठीक है, उसी का एक्सटेंशन है वो, अलग नहीं है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे समझो। हाँ, तुम लोग का सवाल होना चाहिए सर ये जो इंट्रोगेशन है किसके लिए? खाली सेकंड पर्सन के लिए तो नहीं, ये सभी के लिए, चाहे फर्स्ट पी हो, चाहे सेकंड पी हो, चाहे थर्ड पी हो, सबके लिए है। जैसे ये सबके लिए वैलिड था ना रिफ्यूज़ल, तो सिमिलरली ये भी सबके लिए वैलिड है। ये क्या है यहाँ पे समझो अच्छे से। वांट मतलब वही विल नॉट। यदि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, देखो दोनों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना ना, इसका मतलब इन्विटेशन है। इन्विटेशन समझते हो? हाँ, दावत। तो वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या एक कप चाय नहीं पी लेते क्या? दावत दिया जा रहा है।
वांट यू स्टे फॉर अ डे, एक दिन नहीं रह लेते क्या? दावत है कि नहीं है? और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अतिथि तुम कब जाओगे? देखा है मूवी? तो देखते हो किस तरह चीज भी चेंज हो जाता है। वांट यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या एक कप चाय नहीं पी लेते? इनविटेशन दिया जा रहा है। अब यस करना है करो, नो करना है नो करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस करोगे तो यस एडवर्ब हो जाएगा, नो करोगे तो नो एडवर्ब हो जाएगा। हर जगह ही ग्रामर छुपा हुआ है, ठीक से देखो, समझे? और रिफ्यूजल का मतलब क्या होता है? मना कर देना। तुम लोग भी बनाओ सेंटेंस, बनाओ, बताओ उसमें किस तरह इनविटेशन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पहले इंट्रोगेशन लिख लोगे तब जाके रिक्वेस्ट लिखोगे, ठीक है? यानी कि विल सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है इंट्रोगेशन में, तो उसके बाद लिखोगे ये रिक्वेस्ट। जैसे एग्जाम्पल, विल यू ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट है, समझे? विल यू ओपन द डोर, क्या आप डोर को खोल सकते? इट इज़ अ रिक्वेस्ट। और वहाँ पे देखो शैल आई ओपन द डोर, तो दूसरे का विश को लिया जा रहा था। डिफरेंस समझो, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट। सिमिलरली यू कैन राइट मोर सेंटेंसेस, आप और भी सेंटेंस लिख सकते हो। हाँ, थर्ड नंबर, विल जो है स्पेशली थर्ड पर्सन के साथ। अच्छा बच्चे लोग, हाँ चलो इसको हटा दो, सेकंड पर्सन तक ही लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड पर्सन लो, थर्ड पर्सन काट दो। विल सेकंड पर्सन इंट्रोगेशन एंड रिक्वेस्ट। विल यदि थर्ड पर्सन के साथ हो तो वह हैबिट भी दिखाता है, इट शोज हैबिट, इट समटाइम्स शोज हैबिट, कॉमन हैबिट। जैसे एग्जाम्पल देखो, द गर्ल्स विल टॉक, द ऑफिसर विल कम लेट, सी ही विल स्मोक। देखो ये भी थर्ड पर्सन है ना, गर्ल्स, द ऑफिसर क्या थर्ड पर्सन है, और ही भी क्या है थर्ड पर्सन है। तो एक तो हम लोग जाने, इससे पहले क्या जाने कि विल जो चीज़ है किसके लिए आता है? विल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए आसानी से आ सकता है, जो कि फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, ये नहीं बोले थे? और यदि आई के साथ यदि विल का प्रयोग हो रहा है तो उसमें थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वार्निंग, ये सब दिखा रहा है। यहाँ पे एक और एप्लीकेशन बता रहा हूँ, यदि पर्टिकुलरली विल थर्ड पर्सन के साथ आ रहा है तो ये हैबिट को भी डिनोट करता है कि देखो ये तो होना ही है, ये होना ही है। जैसे द गर्ल्स विल टॉक, लड़की लोग बात करेगी, हैबिट है ना। अब तुम लोग का निगेटिव नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि हैबिट, कॉमन हैबिट। द ऑफिसर विल कम लेट, जो ऑफिसर होता है जो दफ्तर में जो काम करते हैं वो लेट आएगा, सरकारी बाबू है, समझे?
ये सिगरेट पिएगा ही विल स्मोक। तो देखो थर्ड पर्सन के साथ, चलो सब फ्यूचर एक्शन ही है, मगर कहीं ना कहीं हैबिट को भी दिखाता है, कॉमन हैबिट को भी दिखाता है ये चीज़, समझे? हाँ, कॉमन हैबिट को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है वही। इसको लिख लो। कितना एप्लीकेशन हुआ जी इसका? हो गया ना जी? हाँ सब ये कंप्लीट। यस, आई हैव कंप्लीटेड सेल विल। अब क्या करेंगे हम लोग? सेल का शुड और विल का हुड, दो बचा हुआ है, मिटा दे ये। हाँ अच्छा बच्चे लोग, ये लेट क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? लेट बताओ जल्दी से। हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम, बिल्कुल। और स्मोक क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? स्मोक। तो ये नाउन होगा तो फिर विल मॉडल के रूप में काम कर रहा है? नो, वर्ब है ये, मेन वर्ब है। स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, स्मोकिंग, स्मोक्स। हाँ, स्मोक कैन बी नाउन ऑल्सो, समझे ना? नाउन भी हो सकता है, बट यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है? वर्ब के रूप में। कैसे पता चला? क्योंकि मॉडल कैन नॉट स्टैंड अलोन, चाहिए इसको सहारा, समझे? अब देखते हैं हम लोग, बताओ क्रोनोलॉजी के हिसाब से बताओ, 5 6 हो चुका है, 7 देखते हैं, करेक्ट? चलो शुड देखते हैं। अच्छा, ये शुड ऐसा चीज़ है कि जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तुम लोग, और तुम लोग जानते हो शुड का मतलब क्या होता है। हाँ, यदि मैं पहला एप्लीकेशन का बात करूं तो शुड देखो यूज़ किया जाता है वही ऑर्डर के लिए, हाँ ऑर्डर के लिए भी, एक्सपेक्टेशन के लिए भी किया जाता है, उम्मीद के लिए किया जाता है, एक्सपेक्टेशन के लिए, किसी से आशा हो कि ऐसा करना चाहिए, ऑर्डर हो गया। हाँ, डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है, नेसेसिटी के लिए भी किया जाता है, करना ही आपको, एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन शुड ओबे elders. The rich should help the poor. Number should. You should come here. कम है, ठीक है स्टूडेंट? 3 सेंटेंस लिख दिए हैं। वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, यानी कि एक को जरूर अपने एल्डर्स का बात मानना चाहिए। और हम जानते हैं इस बात को स्टूडेंट कि वन का अपना ही सब सेटअप है। वन का पता है तुम लोग को पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? वंस। वन का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? वन सेल्फ। तो इसलिए जब वन यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमेशा वंस आना चाहिए, ना बल्कि वहाँ पे वन आया तो यहाँ पे हिज होना चाहिए। हिज नहीं आएगा कभी भी। हिज उसके लिए होता है जहाँ पे आपका क्लियर ना हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे होता है ना एनीबॉडी, उस समय आप हिज लगा सकते थे। वन का अपना ही सेटअप होता है। मैं पहले भी क्लास में नाउन प्रोनाउन के चैप्टर में तुम लोग को बता चुका हूँ ये चीज़, समझ गए? हाँ, तो क्या करना चाहिए? एक्सपेक्टेशन यही ना है कि एक को अपने एल्डर से बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए, है ना, उसका बात मानना चाहिए। अब यहाँ पे देखो द रिच। अच्छा बच्चे लोग देखो, ये जो रिच वर्ड है देखो, तुम लोग आर्टिकल में पढ़ोगे, ये रिच वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है ये? ही इज़ अ रिच पर्सन। ही इज़ ए रिच पर्सन। पर्सन से पहले रिच आया तो एडजेक्टिव हुआ ना। मगर खास बात है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ आर्टिकल हम लोग एडजेक्टिव में जोड़ दे तो वो नाउन बन सकता है।
अब यही रीच में हमने क्या किया कि द रीच कर दिया, द जोड़ दिया हमने, तो ये जो कम्बिनेशन है ये कम्बिनेशन में नाउन बन गया। ऐसा भी हो सकता है। तो देखो ये जो है ये एक नाउन है और ये एक नाउन है। तो यानी कि अमीर को गरीब का सहयोग करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, ये उम्मीद कर सकते हैं कि अमीर को गरीब का हेल्प करना चाहिए। अब कंपल्सन ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हो, किसी को बोल सकते हो कि तुम अमीर है तुम मदद करो, ऐसा नहीं बोल सकते हो। हाँ, तुम उम्मीद जरूर कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन जरूर कर सकते हो। सही बात है ना? एंड यू शुड कम हियर, ये क्या है, ऑर्डर है कि नहीं है? ऑर्डर बोल रहे हैं। आइए देखो यहाँ पे और बढ़ा दो, ये ड्यूटी भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख दो ड्यूटी। हाँ, और भी हो सकता है, एसेट्रा लिख दिए, मोरल ऑब्लिगेशन लिखो। मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि आपको करना चाहिए, आपका ये मोरली राइट करना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन उसको बोलते हैं, ड्यूटी। अब एसेट्रा कर दो। डी एक और लिखते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ, you should take care of your parents। यानी कि तुमको क्या करना चाहिए, अपने माता पिता का टेक केयर करना चाहिए, मतलब रखवाल करना चाहिए, अच्छे से उसको, है ना, वो करना चाहिए। तो क्या हुआ इसका मतलब, ये क्या बताया जा रहा है? यस, इट इज़ अ मोरल एब्लिगेशन, ये ड्यूटी है हर बच्चे का कि वो अपने माता पिता का सेवा करे। देख रहे हो ना, शुड का अनेक रूप है। तो बेसिकली जो शुड यूज होता है अधिकतर इसी चीज के लिए यूज हो रहा होता है अधिकतर, और इससे भी जो ज़्यादा जो इंटेंसिटी वाला जो वर्ड है वो मस्ट है, इससे ज़्यादा इंटेंस है वो, और वो भी एक मॉडल है जो कि हम लोग आने वाले समय में समझेंगे। हाँ, इसको लिखो और सेंटेंस बनाओ स्टूडेंट, और ज़रूर ब्रैकेट में लिखना कि इसमें भाव क्या छुपा हुआ है। मिटा देना। फर्स्ट एब्लिगेशन ऑफ शुड कंप्लीटेड। सेकेंड वन देखते हैं स्टूडेंट, बी। हाँ, टू शो ए पर्पस। हम लोग पर्पस दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद करो स्टूडेंट, ये क्लास नंबर 4 है ना, क्लास नंबर 3 में तुम लोग क्या बताए थे कि माइट का प्रयोग कैसे किया जा सकता है पर्पस दिखाने। मे और माइट का जो प्रयोग है, कॉपी ऐसे देखो तो पीछे कॉपी में कहीं लिखा गया है, मे और माइट का प्रयोग पर्पस दिखाने के लिए भी किया जा सकता है। वी ईट फूड सो डैट वी मे सर्वाइव या वी मे लिव। सही बात है ना? सिमिलरली शुड का भी प्रयोग पर्पस दिखाने के लिए किया जा सकता है। देखो एग्जाम्पल, आई taught them so that they should pass the exam. They should pass the exam. I scolded him so that he should work hard.
समझ में आ रहा ना स्टूडेंट ये? हाँ, पहले लिख लो अच्छे से। जैसे सेल नट था ना, तो शुड नट भी लिख सकते हो, शुड नट भी रिस्ट्रिक्शन ही है, ठीक है। वो मैं लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि सेल और शुड अलग नहीं है, एक तो पास्ट टेंस भी है ना उसका। हाँ, अच्छा यहाँ पे देखोगे विद्यार्थी लोग, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये पर्पस दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आई टॉट देम सो डैट दे शुड पास द एग्ज़ाम, यानी कि मैंने उसको इसलिए पढ़ाया था ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके, और एग्ज़ाम पास करना चाहिए था उसको, समझे? आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उसको गुस्साया था इसलिए ताकि वो काम कर सके, ही शुड वर्क हार्ड, अच्छे से वो काम कर सके, मेहनत कर सके। तो जो भी पास्ट में आपने किया किसी पर्पस से किया था। तो देखो शुड बता रहा है कि नहीं बता रहा है पर्पस? यस, लिख लो इस चीज़ को, पर्पस दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, राइट योर ओन सेंटेंस, सी देखो। अब देखो सी देखते हैं हम लोग, शुड का प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, जैसे कि कल हम लोग माइट का कर रहे थे पिछले क्लास में, और ये से भी चीज़ बताएगा कि वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट कंप्लीट। जैसे एग्जांपल देखो, यू शुड हैव, परफेक्ट टेंस लिखो, पास्ट नहीं, परफेक्ट लिख सकते हो, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। यू शुड हैव गॉन बाई द बस। अब बस से जा सकते थे, बट ही डिडंट, वो नहीं गया। ऐसा बात समझे ना? सेम चीज माइट का भी बताए थे ना, माइट का भी बताए थे। देखो हैव के साथ हमेशा गॉन लगेगा, वी ट्री, तो यही चीज लिखेगी, शुड का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस के साथ भी कर सकते हैं। वो एक्शन कभी कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट कंप्लीट, मतलब एक्शन के बारे में बोला, वो एक्शन ऐसा हुआ ही नहीं, एक्शन नॉट कंप्लीट। समझ गए ना? हाँ, इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी लिख दो, हालांकि उसका रेफरेंस बाद में देंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच में सेल है, यदि डायरेक्ट स्पीच में सेल है, तो फिर बात जब इनडायरेक्ट स्पीच तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? शुड। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया उसका, क्योंकि हम जानते हैं कि शुड कुछ नहीं, सेल का ही पास्ट टेंस। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? हाँ, उसी का एक पास्ट टेंस। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ योर शुड। और शुड का जो सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट देखे थे ना, नेसेसिटी, मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, सबसे अधिक उसी में प्रयोग हो रहा होता है, समझे? इसमें होता है, इसमें बहुत कम होता है। या इसके लिए और भी शब्द है, इसमें माइट है, हुड है, अभी हुड भी बताएंगे, सेम हुड यहाँ पे भी बैठेगा। मिटा दे ये। तो ये हो गया शुड का। और ये एप्लीकेशन बताए जो कि आने वाले समय में जब स्पीच पढ़ोगे तब ये और क्लियर हो जाएगा कैसे सेल को रिप्लेस किया जा सकता है शुड में। और हम लोग 8 देखते हैं, हुड देखो। अब देखो हुड जो है ना, नंबर 1 देखो कि बहुत पोलाइट है, ये सबसे ज़्यादा पोलाइटनेस रिफ्लेक्ट करता है, ये बहुत ही पोलाइटनेस है स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखो, would you give me a pen, your pen?
क्या आप अपना कलम दे सकते हो मुझे? बहुत पोलाइट, यानी कि कह सकते हो कि जो विल नहीं कर सकता वो वुड कर सकता है। समझ गए ना? हाँ। नंबर बी देखो, ये प्रेफरेंस के लिए भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है वुड का। जब हम प्रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं तो हमेशा याद रखना ये रैदर वर्ड के साथ आएगा। इट कम्स विथ रैदर। रैदर अपने आप में क्या है? एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एग्जाम्पल देखो, आई वुड रैदर प्ले क्रिकेट देन टेक रेस्ट। आई वुड रैदर प्ले क्रिकेट, देखो वुड के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है रैदर, और ये आपका प्रेफरेंस दिखाता है। जब वुड के साथ रैदर आएगा तो ये आपका प्रेफरेंस समझते हो ना, प्रायोरिटी, आप करना क्या चाहते हो, क्या पसंद है आपको, ये पसंद को दिखाता है। जैसे बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू कॉल अपन मिस्टर एक्स टू कम हेयर एंड गिव अ स्पीच ऑन दिस टॉपिक, तो मेरा प्रेफरेंस है कि हम उसको बुला रहे हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई स्पीच फ्रॉम हेयर, प्रेफरेंस है मेरा। समझ पा रहे हो ना? प्रेफरेंस का मतलब क्या आता है? आपका जो इच्छा है, हाँ, आपका जो चॉइस है। वेरी गुड, चॉइस आपका जो है। आई वुड रैदर प्ले, मैं क्रिकेट खेलूंगा ना बल्कि मैं रेस्ट करूंगा। हाँ, ये मेरा चॉइस है, क्रिकेट खेलना, रेस्ट नहीं करना है मुझे। आई वुड रैदर टीच यू देन टेकिंग रेस्ट, या टेक रेस्ट, मैं पढ़ाना सही समझूंगा, पढ़ाना ही मेरा चॉइस रहेगा रेस्ट करने से अच्छा। समझ गए? तो देखो, देख रहे हो ना स्टूडेंट, तो वुड इट गिव्स प्रेफरेंस ऑल्सो, इट शोज प्रेफरेंस ऑल्सो, बट प्रेफरेंस दिखाना है तो उसके लिए रैदर का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। और रैदर क्या है? अपने आप में एक डिग्री ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। लिख लो बच्चे लोग, ये एडवर्ब ऑफ प्रेफरेंस भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एडवर्ब ऑफ प्रेफरेंस डिग्री भी लिख सकते हो। सेकेंड एप्लीकेशन हो गया। हाँ, वुड देखो, वुड हमेशा विश के साथ आएगा। वुड ऑलवेज कम विथ विश। हाँ, विश के साथ विल नहीं आ सकता, यदि तुम विल लगा रहे हो तो गलत है। एग्जाम्पल देखो, आई विश यू वुड कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। विश है ना, इच्छा है ना, आई विश, ये मेरा इच्छा है कि तुम क्या करो, इलेक्शन लड़ो। कंटेस्ट मतलब क्या था? लड़ना, इलेक्शन लड़ना। तो यहाँ पे यदि तुम विल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। हालांकि ये भी फ्यूचर का ही बात है, ये भी फ्यूचर का ही बात है, अभी तक तो लड़ा नहीं है, हम चाहते हैं कि वो लड़े। मैं आप विल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं विल लगा सकते? क्योंकि ये आपका इच्छा है। जब वो इस इच्छा का बात हो तो उस समय हमेशा हमें कौन सा वर्ड का यूज़ करना चाहिए? वुड का यूज़ करना चाहिए। जब कोई प्रेफरेंस का बात हो तो हमेशा कौन सा वर्ड का यूज़ करना चाहिए? वुड का यूज़ करना चाहिए, बट कॉम्बिनेशन ऑफ रैदर। बात समझ गए? लिख लो इसको। हाँ, विल इसलिए लिखे हैं बच्चे लोग, विल का प्रयोग नहीं करना। विल का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। डी देखो, हाँ, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, if I had wings, I would, if I had wings, I would fly to the Himalayas. कल भी लिखे थे ना इस तरह का सेंटेंस, पिछले क्लास में भी लिखे थे हम लोग। इफ आई हैड विंग्स, यदि मेरे पास पंख होते हैं तो हम हिमालय की तरफ उड़ जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है ना, ऐसा नहीं हो सकता है।
अब देखो कंडीशनल सेंटेंस भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, गौर करना। पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस नहीं है, केवल पास्ट टेंस है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल आपको आई हैड विंग्स बोला ना, बता। अच्छा स्टूडेंट याद करो, हम लोग हैज़, हैव, हैड का भी प्रयोग जान रहे हैं ना। हैड जो है हैव ए पोजेशन के लिए, ओनरशिप के लिए, तो यहाँ पे पोजेशन के लिए आया कि यदि मेरे पास विंग्स होता तो हम उड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, समझ गए ना। आपका दूसरा भी सेंटेंस हो सकता है जो कि यहाँ पे, जैसे एग्जांपल देखो, जहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस छुपा हो, जैसे इफ he would have come to me, comma, I would have given him a job। देखो इसमें क्या है, यदि वो मेरे पास आता तो हम उसको जॉब दे देते, मैं ऐसा हो ना सका। क्या है कंडीशनल सेंटेंस, मतलब क्या अनरियल चीज है ये। इफ ही वुड हैव कम टू मी, यदि वो मेरे पास आता तो आई वुड हैव गिवन हिम ए जॉब, हम उसको जॉब दे देते। माना वो आया ना, हम उसको जॉब दिए। अब यहाँ पे देखो ये दोनों में क्या अंतर है सेंटेंस में, बढ़िया समझना, अच्छे से समझना। ये चीज़ जो पिछले क्लास में बताए थे उस क्लास के लिए भी उतना ही वैलिड है। अच्छा उस क्लास में हम ये लिख दिए थे स्टूडेंट कि इफ़ आई हैड विंग्स कॉमा आई माइट हैव फ्लाई टू द हिमालयस। ध्यान रखना कि जब बच्चे लोग यहाँ पे पोजेशन हो तो आप इसको बड़ा नहीं कर सकते हो, आपको इसको सिंपल ही रखना है। इसलिए उस सेंटेंस को ठीक कर सकते हो कि आई वुड फ्लाई टू द, आई वुड हैव नहीं आएगा, आई वुड फ्लाई टू द हिमालयस। जाओ तो पीछे क्लास में, हालांकि वो भी रखोगे तो ठीक है, उतना खराब नहीं है, मगर रियल में आपको ये यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इस तरह का सेंटेंस में। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, समझ पाए? हाँ, यदि मान लो कि पहला भी भाव सेम ही है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, परफेक्ट टेंस नहीं है, परफेक्ट टेंस। हाँ समझ गए ना। तो ये जैसा है ये भी वैसा ही है। यदि तुम मेरे पास आते तो हम तुमको जॉब दे देते। अब इसको और पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको और पास्ट भी किया जा सकता है। इफ़ ही वुड हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आता है, देखो इफ़ ही वुड हैड कम टू मी, आई वुड हैड, हम क्या करते हैं उसको जॉब दे देते हैं। इक्वली एप्लीकेबल, यानी कि ये पास्ट का है और ये जो है अभी बहुत, जो हैव लग जाएगा तो बहुत नज़दीक फ्यूचर का होगा। पास्ट का ही बात है, बट फ्यूचर, पास्ट का ही बात, बहुत नज़दीक पास्ट का बात है जिसका प्रेजेंट पे भी इम्पैक्ट है। टेंस टेंस टेंस, ये सभी चीज़ टेंस से रिलेटेड है। हाँ मगर जितना भी समझना है समझते जाओ, यहाँ समझ लोगे टेंस बहुत ईजी हो जाएगा। हाँ जी, टेंस में तो फिर एक बार रिपीट होगा ये सभी चीज़, समझे? डोंट वरी, टेंस में रिपीट होने वाला है बहुत सारा चीज़ सब, मगर अभी से यदि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो टेंस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये सब कंडीशनल सेंटेंस में भी हो सकता है। यदि पोजीशन का बात हो तो सिंपल रखिए, यदि यहाँ पे जिस तरह का टेंस है तो उसी तरह का उधर भी टेंस रखिए। समझ पाए ना क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ। तो यस स्टूडेंट, तो अभी तक हम लोग क्या क्या किए हैं? 8 मॉडल्स कंप्लीट हो गया ना। क्या क्या किए हैं स्टूडेंट अभी तक हम लोग? मे, माइट, उसके बाद क्या था? कैन, कुड। आज क्लास में क्या किए हैं? शैल, विल, शैल का पास्ट टेंस शुड और विल का पास्ट टेंस वुड। समझ गए ना? कंप्लीटेड।